अच्छा अच्छा, ठीक है, यही सेम चाहिए, ठीक है। हाँ भाई। हाँ, तो हम लोग शांत, हम लोग जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे, है ना। तो ये हमने ग्रुप वन, ग्रुप और पीरियड में हमने देख लिया था। ग्रुप में हमने देखा था कि कांस्टेंट रहेगा, और पीरियड में हमने देखा था कि आपके पास पीरियड में इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट। चलो, अब इसके बाद आता है आपके पास, हेडिंग डालेंगे एटॉमिक रेडियस। हेडिंग डालेंगे एटॉमिक रेडियस। हाँ, तो एक बात बताओ, एटॉमिक रेडियस से आपको क्या समझ आता है? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटम का रेडियस यही एटॉमिक रेडियस होगा। जनरली देखो, क्या एटम कैसा होता है? बीच में न्यूक्लियस, चारों तरफ ऑर्बिट्स, यही होता है। तो हम सब लोगों को यही समझ में आता है जनरली कि आपके पास ये जो न्यूक्लियस है उसका सेंटर पकड़ लो, और इसके पेरीफेरी पे, मतलब आउटर पे चले जाओ। ये जो रेडियस है आर, इसी को कहते हैं एटॉमिक रेडियस, यही होता होगा, है ना। अगर ऐसा सोचते हैं तो -1 मिलेगा आपको। रॉन्ग है। एटॉमिक रेडियस, ये वाला रेडियस, एटम का रेडियस एटॉमिक रेडियस नहीं होता है। अब बताता हूं, सबसे पहले एक सिंगल एटम का रेडियस ही नहीं निकाल पाओगे आप पढ़ते हो ना, लिथियम का रेडियस, बेरिलियम का रेडियस, कार्बन का रेडियस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नीचे जाने पे बड़ा हो रहा है, लेफ्ट में छोटा हो रहा है, पढ़ते हो आप। ये वाला रेडियस वो नहीं होता है। सिंगल एटम का रेडियस आप नहीं निकाल पाओगे। उसकी दो वजह है। पहला वजह है, एटम का साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। अब एक छोटा साइज का एटम, उसका आधा पार्ट कैलकुलेट करना इज वे डिफिकल्ट, आप नहीं मेजर कर पाओगे। दूसरा, एटम कभी भी, जब एटम को वेव नेचर बोला गया था, जब एटम का वेव नेचर बोला गया था, तो बोला एटम, एटम का वेव नेचर नहीं, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बोला गया था। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे साइनोसॉइडल वेव बना के रहता है, ऐसा बोला गया था। एटम जो है वो साइन वेव बना के रहता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो साइन वेव बना के रहेगा। अब ध्यान देना, कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं है, तो इसको रेडियस बोलूं या इसको रेडियस बोलूं, डिफरेंट हो गया भाई। ऐसा नहीं तो यहां से यहां रेडियस बोल देंगे, शार्प बाउंड्री है, एक जैसा है, सिमेट्रिकल है, बट कहीं तो रेडियस बड़ा है, कहीं तो रेडियस छोटा है, तो किसको रेडियस बोलो? इसलिए सिंगल एटम का रेडियस कभी भी नहीं निकालते। एटॉमिक रेडियस कभी भी एक एटम का रेडियस नहीं होता है। वी कैन नॉट कैलकुलेट रेडियस ऑफ वन एटम। पहला रीजन, एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, सो मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताया गया था। डी ब्रॉगली आप पढ़ते हो, प्लैंक्स क्वांटम पढ़ते हो, वहां पे ये वाला बताया जाता है, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ऐसे बताया जाता है। mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये वहीं से आता है, ठीक है। आ जाओ, तो होता क्या है आपके पास कि एटम के पास शार्प बाउंड्री नहीं होता है। शार्प बाउंड्री नहीं है तो कोई सिमेट्रिकल रेडियस नहीं है। कहीं छोटा रेडियस आ रहा है, कहीं बड़ा रेडियस आ रहा है, तो सिमेट्रिकल रेडियस नहीं है, देयरफॉर वी कैन नॉट कैलकुलेट रेडियस ऑफ सिंगल एटम। तो हेडिंग आपके पास यही आएगा, एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर, atomic radius is always defined for a bonded atom. Atomic radius is, आपका टेस्ट कब है? अगले संडे को, उसके भी अगले, इसी संडे। वेरी गुड। एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर बॉन्डेड मोलिक्यूल। बॉन्डेड मोलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल एटम, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल एटम। ये एक इकलौते एटम के लिए डिफाइंड नहीं है।
इट इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल एटम, रीजन बताओगे? बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल एटम बिकॉज सबसे पहला आएगा, एटम इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। सो रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड इजिली। सो रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड इजिली, इसलिए रेडियस को आसानी से मेजर आप नहीं कर पाओगे। दूसरा रीजन आएगा कि ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज नो शार्प बाउंड्री, या फिर सीधा लिखो, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम डू नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम डू नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। एटम के पास बच्चों शार्प बाउंड्री नहीं होता है। ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम डू नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। सो अब एटम शार्प बाउंड्री नहीं है, उसको आप बना लीजिए। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वेव नेचर है। वेव नेचर मतलब साइन वेव बनाएंगे। वेव नेचर का मतलब हो गया साइन वेव बनाएगा। अब साइन वेव बनाएगा तो शार्प बाउंड्री नहीं है, शार्प बाउंड्री नहीं है, सो रेडियस इज नॉट सिमेट्रिकल। रेडियस सिमेट्रिकल नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, एंड हेंस इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। शार्प बाउंड्री होने की वजह से रेडियस, शार्प बाउंड्री नहीं होने की वजह से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता सिंगल मॉलिक्यूल में। एटॉमिक रेडियस हमेशा बॉन्डेड मॉलिक्यूल में ही डिफाइन होगा, ऑलवेज डिफाइंड फॉर बॉन्डेड मॉलिक्यूल, सिंगल में डिफाइन नहीं होगा। ये हमने अभी सीखा, सिंगल में डिफाइन नहीं होगा, ये हमने सीखा। एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर बॉन्डेड मॉलिक्यूल, नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल एटम। दो रीजन है, एटम बहुत छोटा है और दूसरा एटम का शार्प बाउंड्री नहीं है। अब पढ़ते हैं कि एटम का जो है वो बॉन्डेड मॉलिक्यूल में भी कैसे कैसे रेडियस निकालते हैं। तो एटॉमिक रेडियस इन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, नेक्स्ट हेडिंग इज एटॉमिक रेडियस। जो आप पढ़ते हो वो बॉन्डेड मॉलिक्यूल का ही है आपके सिलेबस में, सिंगल वाले का तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एटॉमिक रेडियस इन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, तीन तरह का एटॉमिक रेडियस अपने को पढ़ना है। तीन तरह का एटॉमिक रेडियस अपने को पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपके पास कोवेलेंट रेडियस। द फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियस। एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल की तरह ही पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। फिर आ जाएगा आपके पास मेटालिक रेडियस, और फिर आ जाएगा आपके पास वांडर वाल रेडियस। अब कई लोग सोचेंगे सर आयनिक रेडियस भी होता है, केटाइन का रेडियस एनायन का रेडियस, वो क्यों नहीं लिखा? केटाइनिक रेडियस एनायनिक रेडियस बॉन्डेड थोड़ी होता है भाई, केटाइन एनायन तो सिंगल होता है ना, तो वो सिंगल वाला है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद टॉपिक है वो। आइए, तो एटॉमिक रेडियस जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल वाला है वो तीन है। आप यहीं पढ़ेंगे, यहीं सीखेंगे, यहीं भूल जाएंगे, कहीं काम नहीं आएगा। बट एनसीईआरटी में लिखा है तो पढ़ना है, लेकिन कोई पूछेगा नहीं, बट नॉलेज के लिए जरूरी है, कभी कभी पता नहीं ना। आ जाओ, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? देखो, रेडियस इन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, यानी कि कोवेलेंट रेडियस कहां होगा? कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर। कोवेलेंट रेडियस कहां होगा? अगर एक कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, और सबको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैप से, ठीक है? ओवरलैप करा दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो ये हो गया कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। इस कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, इस कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा, फिर से सुनेंगे, इस कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस के बीच की दूरी, मान लेते हैं ये d है,
मान लेते हैं डी है, तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगा, d/2। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? एक कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा कर देंगे तो आपके पास कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। कोवेलेंट रेडियस का डेफिनेशन अगर आपसे पूछे, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियर्स के बीच का डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन कोवेलेंटली बॉन्डेड मोलिक्यूल। half of internuclear distance in covalently bonded molecule is called covalent radius. By half of internuclear distance, न्यूक्लियस के बीच की दूरी का डिस्टेंस का आधा कर दोगे, कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। किसी भी बॉन्डेड रेडियस निकालना हो, कभी भी बॉन्डेड मॉलिक्यूल का रेडियस निकालना हो, न्यूक्लियस की दूरी का आधा ही होता है। कभी भी बॉन्डेड मॉलिक्यूल का रेडियस निकालना है तो बॉन्डेड मॉलिक्यूल मतलब दो एटम तो होगा, इन दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकाल के आधा कर दोगे तो कोवलेंट रेडियस आ जाता है। अब दूसरा पढ़ा रहा हूं मैं, मेटालिक रेडियस। डी ब्लॉक चैप्टर में आपको पता लगेगा, डी ब्लॉक चैप्टर में, कि कोई भी मेटल एग्जिस्ट कैसे करता है। तो मेटल, जैसे आयरन मेटल है, तो आयरन मेटल का पहला एटम आयरन मेटल के दूसरे एटम से ऐसे चिपका होता है, फिर आयरन के तीसरे एटम से ऐसा चिपका होता है, फिर चौथे से ऐसा चिपका होता है। मेटल जो है ना, एटम एक दूसरे से एकदम चिपके होते हैं। तो ये इस तरह से मेटल के एटम्स एक दूसरे से चिपके होते हैं। सॉलिड स्टेट आपके बचपन में, पूर्वजों के जमाने में एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें पढ़ाया जाता था इंटरस्टिशियल वॉइड्स एंड वगैरह वगैरह, है ना। ये क्या है आपके पास, कोई भी मेटल हो, कॉपर ले लो, निकल ले लो, आयरन ले लो, एल्युमिनियम ले लो, हर मेटल एटम कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। पहला मेटल एटम, दूसरा मेटल एटम, तीसरा मेटल एटम, चौथा, पांचवा, और इस तरह से एकदम टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, अब मेटल एटम में क्या ये बॉन्डेड है? ऑब्वियसली इसका भी न्यूक्लियस होगा, हाँ। ये एटम है तो इसका भी न्यूक्लियस होगा, हाँ। ये सारे एटम है और हर एटम का न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस के डिस्टेंस, इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस, अगर मान लीजिए मैं इसको एल बोल रहा हूं, तो इस न्यूक्लियस के डिस्टेंस का आधा कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेटालिक रेडियस। अगेन हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही है भी, ये क्या है, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही है। चाहे कोवलेंट रेडियस हो, वहां भी न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा, चाहे मेटालिक रेडियस हो, वहां भी न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा। डिफरेंस ये है कि यहां पे न्यूक्लियस पास पास है क्योंकि ओवरलैप है। भाई दो एटम है, ओवरलैप है, पास पास आ गए। यहां पे दो एटम बस टच कर रहे हैं, थोड़ा दूर दूर है, ध्यान देना, दो एटम टच कर रहे हैं तो न्यूक्लियस दूर दूर होगा। अगर दोनों एटम बेटा ओवरलैप कर जाएं तो क्या न्यूक्लियस पास आ जाएगा? तो ये न्यूक्लियस पास है क्योंकि ओवरलैप कर गया, एक दूसरे के पास आ गया। वो वाला बस टच कर रहा है तो न्यूक्लियस दूर दूर है। इसका न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा करोगे यहां आ जाएगा, उसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा करेगा। अच्छा, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसी को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसी को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। तो इसमें अगर लिख दे आपके पास बॉन्ड लेंथ बाई 2 तो सेम आंसर है। दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी को ही बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। सिमिलरली मैं यहां पे भी बॉन्ड लेंथ बाई 2 कर दूं तो बात एक ही आ जाएगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही बॉन्ड लेंथ कह देंगे। बॉन्ड लेंथ के डिस्टेंस का आधा हो गया, आपके पास क्या हो जाएगा, रेडियस। अब आ जाओ वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस, आपने इनर्ट गैस सुना है? इनर्ट गैस जो होता है उसमें वंडरवाल रेडियस होता है। रीजन समझाता हूं। वंडरवाल रेडियस जो होता है ना, जैसे मैंने बोला एटम एटम के न्यूक्लियस के बीच का दूरी, एटम एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ये क्या होता है, मोलिक्यूल अलग अलग होता है, उसके एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी। फिर से सुनोगे, जैसे मान लो वंडरवाल रेडियस मैंने बनाया, एक एटम बी बनाया, ये एटम ए बनाया, ओवरलैप है, फील हो रहा है, ओवरलैप है, ये ऐसा होगा।
अब फील हो रहा होगा। ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें जो छोटा वाला है उसको मैं ए बोल रहा हूं, जो बड़ा वाला है उसको बी बोल रहा हूं। ये ए बी मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है ये। अब देखना, मैं दूसरा मॉलिक्यूल बना रहा हूं जिसमें ए इस साइड है और बी इस साइड है। क्या ये फील है? एक मॉलिक्यूल ये हो गया। एक और बना देता हूं, बी को इस साइड बना दिया, ए को ऐसे बना दिया। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल के लिए बस आपको फील करना है कि सर ये ओवरलैप हुआ पड़ा है। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल मैंने बना दिए, ये क्लियर दिख रहा है? ए बी मॉलिक्यूल, ए बी मॉलिक्यूल, ए बी मॉलिक्यूल। वंडरवाल रेडियस में क्या होता है, दो एडजासेंट मॉलिक्यूल में सेम एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, फिर से सुनेंगे फिर समझेंगे। दो एडजासेंट, या फिर समझो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में सेम एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा इज वंडरवाल रेडियस। दो अलग अलग मॉलिक्यूल में सेम एटम के बीच, न्यूक्लियस के बीच की दूरी, फिर से सुनो, यहां पे आओ। क्या ये दो अलग अलग एटम है? क्या ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल है? ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल में सेम एटम बी और बी के न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकालोगे तो वंडरवाल रेडियस आता है। मेटालिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस, मेटालिक रेडियस क्या है? दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी। कोवलेंट रेडियस क्या है? दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी। ये क्या है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल में सेम एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, दैट इज वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस मॉलिक्यूल में अप्लाई होता है, ये एटम में अप्लाई होता है। कोवलेंट रेडियस एटम का रेडियस है, ये मॉलिक्यूल के एटम का रेडियस है। वो वंडरवाल रेडियस दो अलग अलग मॉलिक्यूल में सेम एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी। अब देखो, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, इसके बीच में सेम एटम का रेडियस कुछ भी होगा, मान लेते हैं इसको मैं बोल रहा हूं एक्स, तो वंडरवाल रेडियस ऑफ ए कितना आने वाला है? x/2। देखो रेडियस सेम है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। यहां पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, यहां पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आधा, यहां पे भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आधा। बट वंडरवाल रेडियस में दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, उसमें सेम एटम होना चाहिए। अलग अलग मॉलिक्यूल में सेम एटम के न्यूक्लियस की दूरी का आधा। फिर से यहां देखो, ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, इन दोनों में सेम एटम है और इन दोनों में सेम एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा वंडरवाल रेडियस ऑफ बी आ जाएगा, दैट इज y/2। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब बस एक रिलेशन है जो आपको एग्जांपल में लगेगा, बाकी सब यहीं पे छोड़ देना। बस एक चीज है, मुझे बस बता दो साइज ऑर्डर, बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा, ध्यान से सोच के बताना पहले। क्या आप सबको पता है कि वीएमसी लिखते हैं यहां पे? वीएमसी फिर से समझाता हूं ध्यान से। देखो कोवलेंट रेडियस में क्या है, दो एटम बहुत पास आ गए, ओवरलैप हो गया है, दो एटम ओवरलैप हो गया है। मेटालिक रेडियस में क्या है, थोड़ा दूर हो गए, दो एटम बस चिपके हुए थे। वंडरवाल रेडियस में अलग अलग हो गए। फील हो रहा है? ये क्या है, एक दूसरे से ओवरलैप कर गया है तो न्यूक्लियस पास आ गए। वो वाला मेटालिक रेडियस देखो बस चिपका हुआ है, वंडरवाल रेडियस देखो और दूर हो गया। तो अगर मैं साइज देखूं, ये दूर हो गया तो ये डिस्टेंस बड़ा हो गया, ये बस जाके चिपका है तो थोड़ा सा छोटा हुआ, ये चिपका तो है ही साथ में ओवरलैप और हो गया है तो और छोटा हो गया। तो वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, मेटालिक रेडियस 2 नंबर पे आता है, कोवलेंट रेडियस सबसे छोटा हो जाता है। तो कभी भी आप कंपेयर करें, वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा आएगा। इसीलिए बोला जाता है एक पीरियड में इनर्ट गैस का रेडियस सबसे बड़ा होगा। रीजन, इनर्ट गैस में वंडरवाल रेडियस अप्लाई होता है। यहां पे लिखेंगे नोट फॉर इनर्ट गैस, अब सब लोग लिख लो, फॉर इनर्ट गैस वंडरवाल रेडियस इज अप्लाइड। बस ये जो पिंक में लिखा है ना, ये बॉक्स और ये नोट, बस उतना ही काम आएगा। इनर्ट गैस में वंडरवाल रेडियस ही अप्लाई होता है, बाकी अप्लाई नहीं होता है। फॉर इनर्ट गैस वंडरवाल रेडियस इज अप्लाइड। ठीक है, तो जब भी साइज ऑर्डर देखना हो, वीएमसी देखना। इसीलिए इनर्ट गैस का साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसमें लग रहा होता है वंडरवाल रेडियस। अच्छा एक बात बताओ, एस ब्लॉक वाले का साइज बड़ा होगा पी ब्लॉक वाले का? एस ब्लॉक लेफ्ट में है, पी ब्लॉक राइट में है,
लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है, तो लेफ्ट का बड़ा होगा, राइट का छोटा होगा, एस ब्लॉक का बड़ा होगा। वैसे भी एस ब्लॉक मेटल होते हैं, मेटल में लगता है मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस बड़ा होता है। पी ब्लॉक नॉन मेटल होता है, वहां कोवलेंट रेडियस लगता है, वो छोटा होता है। अभी बताऊंगा। सबसे ज्यादा इनर्ट गैस वंडर वाल रेडियस, फिर मेटल का रेडियस मेटालिक रेडियस, और फिर कोवलेंट रेडियस पी ब्लॉक वाला। अभी एक एक करके पढ़ना है। एक और रेडियस है आयनिक रेडियस, जो एकदम अलग है, वो थोड़ी देर बाद आएगा। बट अभी एटॉमिक रेडियस यहां तक लिख लिया है तो आगे बढ़े। आंटी जी लोग लिख रही हैं, लिख लेने दो। अंकल लोग लिख लिए हैं, लड़कों के बारे में नहीं बोलोगे, ऐसे गलत बात है। हो गया, थोड़ी देर बाद लिखना। आ जाओ। अगर मैं बात करता हूं, मान लो पीरियड नंबर 1 की, मान लो पीरियड नंबर 1 की बात करता हूं। अब पीरियड नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो अभी अभी आप देख के आए हो कि सर 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। मुझे बस साइज का ऑर्डर जानना है। ये क्या हीलियम इनर्ट गैस है? क्या हम सबको पता है हीलियम इनर्ट गैस है? और इनर्ट गैस में अभी अभी हमने नोट लिखा था, क्या यहां पे वंडर वाल रेडियस लगता है? और हाइड्रोजन क्या नॉन मेटल है? हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या लगता है? कोवलेंट रेडियस। कौन बड़ा होगा? अभी अभी आपने देखा वंडर वाल रेडियस बड़ा होगा एज कंपेयर टू कोवलेंट रेडियस। तो आंसर क्या आएगा? हीलियम बड़ा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये वंडर वाल रेडियस का एप्लीकेशन है, जो अभी पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन है। जल्दी जल्दी, 10 सेकेंड है आपके पास, फटाफट। अभी पढ़ेंगे ट्रेंड्स, ट्रेंड्स के बाद पढ़ेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक रेडियस। कितने बजे सोते हो आप लोग? 11 बजे। उठते कितने बजे हो? उठते कितने बजे हो? चलो अच्छी बात है। घर पे कितने लोग रहते हैं पेरेंट्स के साथ? वो तो बेड़ा घर की है। फिर हॉस्टल वाले कितने हैं? हॉस्टल पीजी वाले हाथ नीचे भाई, हाथ नीचे से। गर्व करने की बात नहीं है। खाना अच्छा मिलता होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा अच्छा। एक सेकंड। हाँ हाँ, तो मेटालिक रेडियस और वंडर वाल रेडियस। आइए साइज करें। ट्रेंड हो गया ना यहां तक? लिखो ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड्स का मतलब पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करता है। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में जो ट्रेंड है उसकी बात कर लेते हैं। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस में सबसे पहले आ जाएगा आपके पास, मान लो मैं पीरियड में बात करता हूं, आपसे पूछ पूछ के लिखूंगा, ध्यान से देखना। पीरियड में अगर मैं जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, मुझे बताओ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा? लेफ्ट से राइट जाएंगे तो अभी अभी हमने देखा था जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था। मुझे बताओ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? जेड इफेक्टिव का मतलब ही अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो क्या लेफ्ट से राइट जाने पे न्यूक्लियस ज्यादा खींच रहा है? अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब पास बुला रहा है, और पास बुला रहा है मतलब, तो क्या लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम लिख दूं? अच्छा, अब आ जाओ एक बार ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप में जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, उससे कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट लिख देंगे। ठीक है, आइए। लेकिन थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि अगर पीरियड 1 है
यानी कि उसमें एक ऑर्बिट है। अगर पीरियड 2 है तो उसमें 2 ऑर्बिट आएंगे। पीरियड 3 के सारे एलिमेंट्स में 3 ऑर्बिट आते हैं। पीरियड 4 के सारे में 4 ऑर्बिट आता है। पीरियड 5 के सारे एलिमेंट्स में 5 ऑर्बिट आता है। पीरियड 6 के सारे एलिमेंट में 6 ऑर्बिट आता है। पीरियड 7 ही तक होता है और उसमें 7 ऑर्बिट आता है। ध्यान दीजिए, पीरियड 1 का मतलब न्यूक्लियस होगा और एक ऑर्बिट इसके चारों तरफ होगा। पीरियड 2 का मतलब न्यूक्लियस होगा और 2 ऑर्बिट उसके चारों तरफ होगा। पीरियड 3 का मतलब न्यूक्लियस होगा और 3 ऑर्बिट उसके चारों तरफ होगा। पीरियड 4 का मतलब न्यूक्लियस होगा और 4 ऑर्बिट उसके सामने होगा। पीरियड 5 का मतलब 5 ऑर्बिट उसके पास होगा। तो क्या नीचे जाने पे ऑर्बिट बढ़ रहा है? ऑर्बिट बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है। तो यहां पे लिखो Z इफेक्टिव इज कांस्टेंट बट नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल बोलो, नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलो, एक ही बात है। नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट बढ़ता है, दिस इंप्लाइज साइज इंक्रीजेस। नंबर ऑफ सेल भी बढ़ता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ता है, दिस इंप्लाइज साइज इंक्रीजेस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीरियड हो गया, यहां ग्रुप हो गया। लेफ्ट टू राइट में Z इफेक्टिव बढ़ता है, टॉप से बॉटम में Z इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। लेफ्ट से राइट में साइज कम होगा और टॉप से बॉटम में साइज बढ़ेगा। अब यही बात को हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। पीरियड नंबर 1 में अप्लाई क्यों नहीं हुआ? लेफ्ट से राइट में तो साइज कम होना चाहिए था। लेफ्ट से राइट में साइज कम होना चाहिए था। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वंडरवाल रेडियस है। ये जो मैं लिखा रहा हूं ना, लेफ्ट से राइट साइज कम हो रहा है, इसका मतलब कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वंडरवाल रेडियस कोवेलेंट से बड़ा होता है। ये जितने भी ट्रेंड है पीरियड में, ये सब कोवेलेंट रेडियस का ट्रेंड है। ये जो ट्रेंड है ये कोवेलेंट रेडियस का ट्रेंड है। ये वाला भी जो ट्रेंड है ये कोवेलेंट रेडियस का ट्रेंड है। कोवेलेंट रेडियस का ट्रेंड है। लेकिन अगर यहां पे आओ तो वो तो वंडरवाल रेडियस है, और वंडरवाल रेडियस तो कोवेलेंट से कतई बड़ा होता है। लिखा है ना VMC, बहुत बड़ा होता है वंडरवाल, कोवेलेंट तो सबसे छोटा होता है। चलिए आइए एक बार देखते हैं पीरियड नंबर 2 का साइज। पीरियड नंबर 2 में आ जाएगा आपके पास लिथियम, फिर आ जाएगा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इतना बस बता दो कि सबसे बड़ा क्या नियोन दिख रहा है आपको? क्योंकि नियोन क्या है? इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस में क्या लगता है? क्या वंडरवाल रेडियस लगता है? ओके, तो वंडरवाल रेडियस लगता है तो नियोन तो सबसे बड़ा होगा। नियोन का साइज सबसे बड़ा होने वाला है। ठीक है, वहां हीलियम बड़ा था या नियोन बड़ा है? अब बताओ बाद बाकी में। यहां से यहां तक में क्या कोवेलेंट रेडियस लग रहा है? यहां से यहां तक में क्या सब में कोवेलेंट रेडियस लग रहा है? अब कई लोगों के डाउट भी आया होगा, सर लिथियम तो मेटल है, लिथियम तो मेटल है ना, बेरिलियम तो मेटल है। लिथियम मेटल है, बेरिलियम मेटल है, बट प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। एस ब्लॉक आपके पूर्वजों के जमाने में एक चैप्टर हुआ करता था, वहां भी पढ़ाया जाता था कि लिथियम भले ही मेटल है बट ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, बट ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, बाकी अदर प्रॉपर्टी शो करने लगता है, इसलिए प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, देयरफॉर सब में कोवेलेंट रेडियस लगता है। अब बताओ कोवेलेंट रेडियस है वंडरवाल रेडियस है, कौन ज्यादा बड़ा होगा? वंडरवाल सबसे बड़ा होगा। बाकी कोवेलेंट रेडियस में लेफ्ट से राइट जाने पे कम होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे कम होता है, देयरफॉर दिस विल बी द ऑर्डर। सबसे बड़ा साइज नियॉन, सबसे छोटा साइज फ्लोरीन। ठीक है, कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर ऐसे लिख देते हैं नियॉन बड़ा हो जाएगा। नहीं, रॉन्ग है। इसका मतलब होता है फ्लोरीन से बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। दिस इज रॉन्ग। जनरली इंडियन ऑथर्स की किताबों में आपको ऐसा मिल जाएगा, दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब होता है ये फ्लोरीन से बड़ा है, रॉन्ग, वो सबसे बड़ा है। इसलिए आप ये लिखोगे। चलो नेक्स्ट, पीरियड नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं। पीरियड नंबर 3 की चर्चा करोगे। अब पीरियड नंबर 3 में क्या है, आइए। पीरियड नंबर 3 में सोडियम आएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन।
यही है ना। फिर आर्गन, क्या यहां पे मुझे इनर्ट गैस दिख गया है आर्गन में, और इनर्ट गैस में वंडरवाल रेडियस आ गया होगा, और वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा हो गया होगा। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद बाकी में अब सोचना है, बाद बाकी सब में कोवलेंट रेडियस लगता है। अब फिर से वही सवाल कि सर सोडियम तो मेटल है, मेटल है, लेकिन ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है और कोवलेंट रेडियस हम मेजर कर रहे हैं, देयरफॉर कोवलेंट। जैसे आप देखो ना एमजी, एमजी जो है कोवलेंट रेडियस यहां पे शो करेगा। ठीक है, अब आ जाओ इनर्ट गैस। एक और चीज आप ऐसे भी देख सकते हो, दूसरा इसका देखो, अगर ये दोनों को आप मेटल मान लेते हो तो ये मेटालिक रेडियस है, और बाद बाकी सब में कोवलेंट रेडियस है। ठीक बात है, तो वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होगा, हो गया। उसके बाद कौन है? उसके बाद मेटालिक रेडियस आएगा। मेटालिक रेडियस में भी जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज छोटा होगा। फिर कोवलेंट रेडियस आएगा, कोवलेंट रेडियस में भी लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज छोटा होगा। आया क्लियर? कोई दिक्कत? सबसे बड़ा वंडरवाल रेडियस, फिर मेटालिक रेडियस, और रिमेनिंग कोवलेंट रेडियस। यहां पे कोवलेंट, यहां पे मेटालिक रेडियस नहीं लगा देना, ये कोवलेंट बनाता है। आपने सुना होगा Li3N लिथियम नाइट्राइड, Li2O लिथियम ऑक्साइड, ये सब कोवलेंट कंपाउंड बना रहे हैं। नेक्स्ट, अब आ जाओ आपके पास पीरियड नंबर, लिख लो पहले यहां तक। क्या हो गया? ये तो हो गया था ना, कोई बात नहीं, बगल से लिखो। बगल से नहीं लिख, बगल वाले भी नहीं लिखा है तो पड़ोसी बदलो, सही पड़ोसी के साथ बैठा करो। भाई तुम लोग कैसे पढ़ लेते हो यार, दो दो क्लास। छुट्टी कर दें? लिखो, आ जाओ, आपके पास ये हो गया, ये हो गया ना। तुम लोग ऑर्गेनिक भी पढ़ते हो? ऑर्गेनिक में ज्यादा मजा आता है इनऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक में मजा नहीं आता है? नहीं, मैं उनसे पूछ रहा था, मेरा वाला ऑर्गेनिक पढ़ते हैं वो। मैं जो ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ और मैं जो इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ, आपको मजा किसमें आता है ज्यादा? मेरे ऑर्गेनिक में ज्यादा मजा आता है या मेरे इनऑर्गेनिक में ज्यादा मजा आता है? ऑर्गेनिक में ज्यादा मजा आता है। एक्चुअली ये सारी चीजें रटने की है, मतलब मोर और लेस ऑफ थ्योरेटिकल बायो है, वो अंडरस्टैंडिंग है। और मैं ऑर्गेनिक में एक भी चीज रटाता नहीं हूँ, नथिंग, नॉट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स की भरमा रहे उधर, तो सब मजा उसमें ज्यादा आता है, ऐसा बच्चा कहते हैं। इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया, क्योंकि जो दोनों पढ़ रहे हैं वो तो बता देगा। बट इनऑर्गेनिक का मास्टर नहीं है, मास्टर है ही नहीं मार्केट में, आपको देख लो, एक या दो मिलेगा। इनऑर्गेनिक आती नहीं लोगों को, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बहुत डिफिकल्ट है। छोटा करके पढ़ाना, तोड़ के पढ़ाना सबके बस की बात नहीं है। तो यहां कोई नहीं है, अपुनिच भगवान है इधर। सुना आपने डायलॉग? चलो चलो चलो, हो गया? हाँ या ना? हो गया? मैं गया था अभी फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, फ्राइडे फ्राइडे नहीं, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन। तो आई वॉज देयर इन हैदराबाद, ऐसे घूमने गया था दोस्तों के साथ। अच्छा मौसम है उधर हैदराबाद में, पहली बार गया था फर्स्ट टाइम। कभी आप लोग हैदराबाद गए हो? हैदराबाद गए हो? नहीं गए हो? गए हो? एक साल गए हो? नाइस, अच्छी जगह है, वेदर अच्छा है, मौसम अच्छा है, पहाड़ों वाला लोकेशन है। मुझे ऐसा, कभी आप लोग वैसे रहे हो, कभी एकदम पहाड़ के एंड पे जाके टेंट हाउस बना के रहे हो? नहीं रहे हो?
अकेले का क्या मतलब, वहां पे क्या बारात लेके जानी होती है? अकेले ही जाना होता है, दोस्तों के साथ चले जाओ। इधर इधर इधर, अकेले ही जाना होता है घूमने। यू व्हेन यू गेट लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, गो एंड सर्च योरसेल्फ, ऐसा होता है कॉन्सेप्ट। चलो इधर, तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम ऑटो ऑटो वाले की तरह बात करते हो सर। चलो पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4 का जो साइज होगा, ध्यान से देखना। पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4 में केवल हम उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं जो डी ब्लॉक वाले हैं, उसके बाद हम एस और पी ब्लॉक को इंक्लूड करेंगे। तो आइए, डी ब्लॉक वाले में साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी, क्यों जलाते हो, क्या ही बात है। आ जाओ, इसमें क्या होता है पहले मैं ट्रेंड बता देता हूं। स्कैंडियम से मैंगनीज तक, स्कैंडियम से मैंगनीज तक क्या होता है, साइज डिक्रीज। आयरन कोबाल्ट निकल में क्या होता है, साइज कांस्टेंट। और यहां पे होता है साइज इंक्रीज। बेटा टीबी की दवाई मिलती है फ्री में, चेक कराओ। हाँ, तो साइज डिक्रीज, साइज कांस्टेंट एंड साइज इंक्रीज। अब ध्यान से सुनना, स्कैंडियम है तो सबसे पहले यहां पे एक न्यूक्लियस होगा। पीरियड नंबर 4 है, यानी कि 4 ऑर्बिट्स होंगे, 1 2 3 और 4 ऑर्बिट्स होंगे। अब ध्यान से देखना, स्कैंडियम का मैं सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, तो क्या आर्गन आता है, उसके बाद 3D1 4s2 आता है। अगर मैं टाइटेनियम लिखूं तो क्या 3D2 4s2 आएगा। अब देखो सब लोग फोकस यहां पे, सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, 3D में आ रहा है क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या 3D में आ रहा है, यहां भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आता है, n-1d में जाता है ना डी ब्लॉक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा इनर इलेक्ट्रॉन आता, अंदर आता है। यहां पे आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया होगा 4s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, n-1d में। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है, अब देखो क्या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या नहीं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो दोनों लगेगा जेड इफेक्टिव भी और शील्डिंग भी, यानी कि अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी। अगर जेड इफेक्टिव है तो क्या मैं इसको बोल दूंगा अट्रैक्शन, अगर शील्डिंग है तो क्या मैं बोल दूंगा इसको रिपल्सन। अब ध्यान दो, पहले आपके पास बाहर में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो वहां पे अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्सन है। ध्यान दीजिए, पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, फिर भी ध्यान से समझिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, n-1d में। जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, n-1d में। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, n-1d में। जब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो क्या ये रिपल्सन देगा, इनर इलेक्ट्रॉन का काम रिपल्सन करना है। एक इलेक्ट्रॉन जो है कम रिपल्सन दे पाता है। फिर से सुनना, अब जब टाइटेनियम की बारी आई तो अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे 3d2। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन आया उसका भी जो रिपल्सन था वो भी कम था। जब मैं वैनेडियम बात किया तो 3 इलेक्ट्रॉन आया इनर में, 3 इलेक्ट्रॉन का भी रिपल्सन देखा गया कम आ रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज और क्रोमियम के लिए भरा गया, तब भी जो देखा गया हमेशा रिपल्सन कम था, अट्रैक्शन ज्यादा था। इनर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिपल्सन देता है। इनर इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, रिपल्सन करना। जब इनर इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो रिपल्सन कम था, 2 इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सन कम था, 3 इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सन कम था, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सन कम है। 5 इलेक्ट्रॉन तक अट्रैक्शन ज्यादा था, रिपल्सन कम है। इस आउटर मोस्ट पे अट्रैक्शन ज्यादा था, रिपल्सन कम है। इस 5 इलेक्ट्रॉन तक अट्रैक्शन ज्यादा था, रिपल्सन कम है। जैसे ही 3d6 आया, देखो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आया होगा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल के देखा इनर इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन उतना नहीं लग रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन डाला तब भी रिपल्सन नहीं लग रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन डाल के देखा तब भी रिपल्सन नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इनर इलेक्ट्रॉन 6 डाला, जैसे ही मैंने इनर, तो जितना अट्रैक्शन लग रहा था उतना ही रिपल्सन भी लग रहा है। जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन आए और 6 अब मिलकर रिपल्सन करेंगे,
तो जितना न्यूक्लियस खींच रहा था उतना ही 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर रिपल्सन दे रहे थे। तो 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन में जो Z इफेक्टिव था, यानी कि जो अट्रैक्शन था, वो रिपल्सन के बराबर था। जितना न्यूक्लियस खींच रहा था उतना ही इनर इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा था। तो जितना खींच रहे उतना ही बाहर जा रहा है, तो फोर्स बराबर हो गया, तो साइज सेम था। लेकिन जैसे ही मैंने 10 इलेक्ट्रॉन डाला, 3D6 में कोई दिक्कत नहीं है, 7 में कोई दिक्कत नहीं, 8 में कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही मैंने 10 इलेक्ट्रॉन डाला, जैसे ही अंदर पूरा 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो इतना तगड़ा रिपल्सन लगा कि अट्रैक्शन कम हो गया। तो D10 वाले में रिपल्सन कम हो जाता है और रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है। रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, अब रिपल्सन ज्यादा हुआ तो दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो साइज बढ़ जाता है। फिर से सुनेंगे एक बार ध्यान से। स्कैंडियम से जिंक तक की बात हो रही है, ठीक है। स्कैंडियम से जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन N-1D में जाएगा, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर शेल में जाएगा, N-1 में जाएगा। अब इनर शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन है तो देखो एक इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत कम दे रहा होता है, तो रिपल्सन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा, इसका मतलब साइज कम होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन डाला इनर शेल में तब भी रिपल्सन कम था, 3 इलेक्ट्रॉन डाला तब भी रिपल्सन कम था, 5 इलेक्ट्रॉन तक रिपल्सन कम था। लेकिन जैसे ही इनर इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन आए, ये अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन कर दिया। जैसे ही इनर में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन गए, रिपल्सन बढ़ गया, यानी कि साइज बढ़ गया। अब आप कहोगे सर कितने इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा होगा, कितने इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कम होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता नहीं चलेगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, याद करना पड़ेगा। D1 टू D5 अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्सन कम। D6 टू D8 अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर है। D10 वाले में रिपल्सन ग्रेटर देन, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो पास आएंगे तो साइज छोटा हो गया। अगर दोनों बराबर हैं साइज सेम रहेगा, अगर रिपल्सन बढ़ गया तो साइज बढ़ गया, वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां से आप ऐसा ऑर्डर लिखेंगे, यहां पे आप ऐसा ऑर्डर लिखेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, साइंस टीचर विनीता कुमारी, मैंगनीज तक तो देखो साइज डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल में साइज क्या हो जाता है? बराबर। और फिर कॉपर और जिंक का जो साइज है वो बढ़ जाता है। ये तो हो गया पीरियड नंबर 4 का। सेम फॉलो करता है पीरियड 5 और सेम फॉलो करता है बेटा पीरियड 6। यारी, जरा, निभा, मौत तक। क्या? रुकावट, राह पड़े, आगे कूद जाओ, ला हफ्ता, वरना रे ओसामा, इराक की तरफ पिटाई और हो गई। तीनों का जो ट्रेंड है बेटा वो सेम रहने वाला है, ठीक है। एनसीईआरटी में अब आप कहोगे सर ये तो दिया ही नहीं है। एनसीईआरटी में डी ब्लॉक खोलो, वहां पे भरपूर दिया है, एक नहीं तीनों दिया है, पीरियड 4 भी, 5 भी, 6 भी। याद रखना है ग्रुप 3 से लेकर के मैंगनीज तक, मतलब स्कैंडियम से मैंगनीज तक वाला डिक्रीज होगा, बाकी के 3 कांस्टेंट रहेंगे, लास्ट के 2 बढ़ जाएंगे। पहले 5 साइज कम होगा, फिर 3 कांस्टेंट है, लास्ट के 2 साइज बढ़ जाएगा। रीजन समझ आया? पहले 5 में अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्सन कम है, लास्ट के बीच के 3 में अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर है, लास्ट के 2 में रिपल्सन बढ़ गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब कहोगे अट्रैक्शन क्यों बढ़ा? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे थे, उतना रिपल्सन दे ही नहीं रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन उतना रेपेल नहीं कर पा रहा, 2 इलेक्ट्रॉन रेपेल नहीं कर पा रहा, 3 इलेक्ट्रॉन रेपेल नहीं कर पा रहा, 5 इलेक्ट्रॉन तक रेपेल नहीं कर पा रहा। लेकिन छठा इलेक्ट्रॉन के बाद बराबरी करने लगा, जितना अट्रैक्शन कर रहा है उतना रिपल्सन भी दे रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन जब भर दिया तो रिपल्सन ज्यादा हो गया, अट्रैक्ट कम कर पा रहा है। फील आया? तो दिस इज पीरियड वाइज ऑर्डर। तो आप देखो, अच्छा पीरियड 7 का भी ऑर्डर नहीं लिखना है ना, तो आपके सिलेबस में है
MSc तक तो नहीं है, पीरियड 7 तक बहुत ही एक्सेप्शनल ऑर्डर है। रेडियो एक्टिव है ना, तो कभी साइज छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी डिके हो जाता है, तो इट्स वेरी एबनॉर्मल ऑर्डर। तो टेम्परेचर बेस्ड ऑर्डर होता है पीरियड 7 का, कि खास टेम्परेचर पे खास दिन पे देखा गया तो क्या साइज ऑर्डर आया। तो पीरियड 7 का आपके सिलेबस में साइज एग्जिस्ट नहीं करता। जेडी ली की नाम सुना है? जेडी ली का नाम सुना आपने? जेडी ली, ये इंसान का नाम है भाई, ऐसे चौंक क्यों रहे हो? जेडी ली सुना है ऐसे? ये ली कॉपर नहीं, पहले तो वो ली कूपर है ना, और वो वाला नहीं है वो। जेडी ली एक बहुत महान ऑथर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। उनकी किताबें जिनको आईआईटी एडवांस में AIR 1 2 3 चाहिए होता है वो लोग पढ़ते हैं, और जिनको MIT जाना होता है, MIT का नाम सुना है? अभी फुल फॉर्म पूछ लो ना तो आधे को स्पेलिंग नहीं पता होगा। तो वहां जाने के लिए वो सबकी पढ़ाई करनी पड़ती है। एक और होता है पीटर साइक्स, नाम सुना है? तुम किताबों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो। पहले क्या तुम लोग कुदाल उदाल चलाया करते थे क्या? पीटर साइक्स केमिस्ट्री किताब है। अब तुम्हें पता होगा कौन तो पांडे कौन तो मिश्रा, यही किताबें तुम फॉलो करते हो थोड़ा सा। ये जितनी भी किताबें हैं इंडियन ऑथर की किताबें, ये ऑल कॉपीड फ्रॉम द फॉरेन। आप बाहर की किताबें पढ़ोगे लगेगा अरे यार ये तो यहाँ लिखा हुआ था। तो क्या किया, इंडियन ऑथर्स कितने अच्छे होते हैं, खासकर बिहार वाले, बिहार यूपी वाले जितने भी ऑथर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, 5 फॉरेन ऑथर्स किताबें रखी, सबका अच्छा अच्छा पोर्शन कलेक्ट किया, पतला किताब बनाकर भेज दिया, कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट। और सबको लगता है यार इसमें तो बड़ा अच्छा लिखा है, क्योंकि उन्होंने बाहर वाली किताबें देखी नहीं है। जिस दिन वो एक्सपोजर होता है तो लगता है अरे यार ये तो सब कॉपीड है यहाँ से। फिर देखते दूसरा पेज तो यहाँ से है, तीसरा पेज तो उस बुक से लिया है, चौथा पेज उस किताब से लिया है। ऐसा है। इसीलिए कई जगह कॉन्सेप्ट वैसे भी आता है कि पहला पेज में तो कुछ और लिखा है, दूसरा पेज में उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। जनरली इंडियन ऑथर्स में मिलता है ऐसा। तो वही है ना, एक किताब को फॉलो नहीं किया, एक कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया। खैर, आपके HC वर्मा पे भी एक बार ऐसा क्लेम लगा था, एंड फॉर सैड इंफॉर्मेशन इट वाज ट्रू। उसमें भी काफी कॉपी पेस्ट मटेरियल है बाहर की बुक से, बट अभी क्या कर सकते हैं, है तो बिहार यूपी गई ना। हो गया, हो गया, चलो। तो ये हो गया पीरियड, ये हो गया पीरियड। अब आते हैं बच्चों ग्रुप का ऑर्डर। ग्रुप की बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ ग्रुप में साइज का ऑर्डर कैसे होगा, बढ़ेगा या कम होगा? तो अगर मैं ग्रुप 1 का बात करता हूं तो क्या नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा? हलीना की, अरे इधर दरभंगा। क्या आपके पास ग्रुप 2 में भी क्या सेम ऑर्डर आएगा? बेरिलियम नीचे जाने पे साइज बड़ा होगा, मैग्नीशियम साथ में लिखते चलो, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम और रेडियम नीचे जाने पे साइज बड़ा होगा। अगर मैं ग्रुप 13 की बात करता हूं, ग्रुप 13 का, और फिर मैं बात करता हूं ग्रुप 14 का। ग्रुप 14 में जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, कैल्शियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ग्रुप नंबर 15 में भी जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, ग्रुप नंबर 16 में भी ग्रुप नंबर 17 की बात करोगे तो भी नीचे जाने पे साइज बड़ा होगा। ग्रुप नंबर 18 में भी, ग्रुप नंबर 3 में भी,
देखो यहां तक तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, पूरे पीरियोडिक टेबल में पीरियड का पूरा लिखा दिया, इसके बाहर पीरियड का एटॉमिक रेडियस है ही नहीं, जो भी आएगा इसी स्लाइड से आएगा पीरियड का। उसके बाद सारे ग्रुप का एटॉमिक रेडियस इस स्लाइड पे लिखाऊंगा, ठीक है। ग्रुप 1 2 3 14 से 18 तक कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जाने पे साइज बड़ा होगा। बट अभी ग्रुप 13 में भी एक्सेप्शन है और ग्रुप 4 से 12 में भी एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले ग्रुप 13 वाला एक्सेप्शन पढ़ेंगे और फिर 4 से 12 वाला कंटिन्यूएशन है। लेकिन ध्यान देना, ग्रुप नंबर 13 का एक्सेप्शनल ऑर्डर इन ग्रुप नंबर 13, एक्सेप्शनल साइज ऑर्डर, एक्सेप्शनल साइज ऑर्डर इन ग्रुप 13 बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली का जो साइज का ऑर्डर है वो एक्सेप्शनल ऑर्डर है। आइए पढ़ते हैं। अभी एक्सेप्शनल है नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो बोरोन फैमिली क्या ये होता है, सब लोग बोर्ड पे देखोगे क्या यही बोरोन फैमिली होता है? बोरोन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड। ये क्या थर्ड पीरियड का एलिमेंट है? ये वाला क्या फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है? ये वाला क्या फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है? और ये वाला क्या सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है? ध्यान से देखना, ध्यान से। फोर्थ पीरियड में फोकस यहां पे, फोर्थ पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या फोर्थ पीरियड में फोर्थ पीरियड में इससे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे? इधर आओ, क्या यहां पे लिखेंगे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फोर्थ पीरियड में क्या यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा? गैलियम से पहले डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा फोर्थ पीरियड वाला। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? n-1d में। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कहां जाएगा? n-1d में। और हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है तो पुअर शील्डिंग करता है। अब एक कॉन्सेप्ट यहां आएगा, पुअर शील्डिंग, ध्यान दीजिएगा। ये न्यूक्लियस है और ये क्या कर रहा है? बहुत कमजोर शील्डिंग दिखा रहा है। शील्डिंग का मतलब घेराबंदी। अगर घेराबंदी कमजोर है तो क्या होगा? क्या ये दोनों एक दूसरे को पास आ जाएंगे? अगर घेराबंदी कमजोर होगा, अगर शील्डिंग कमजोर हुई, अगर स्क्रीन कमजोर हुआ तो क्या एक दोनों के पास आ जाएंगे? अगर शील्डिंग कमजोर हुआ तो क्या पास आएंगे? और पास आने से क्या हो रहा है? साइज कम हो रहा है। फिर से एक बार, बोरोन फैमिली में आप गैलियम पे फोकस करो थोड़ी देर के लिए। गैलियम है फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, ठीक बात है। ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है और साथ में फोर्थ पीरियड के सारे डी ब्लॉक वाले इससे पहले आ चुके हैं। फोर्थ पीरियड में खास बात यह है कि फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट आता है और डी ब्लॉक एलिमेंट आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन n-1d में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन n-1d में जा रहा है तो पुअर शील्डिंग दिखाता है। डी का इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग दिखाता है। डी का इलेक्ट्रॉन कमजोर शील्डिंग कर रहा है, कमजोर दीवार बनाया है। अगर ये कमजोर दीवार है तो क्या है? पास आएंगे, और पास आएंगे तो क्या हो गया? साइज छोटा हो जाएगा। जैसे फिर से देखिएगा इसको, गैलियम में देखोगे, इन गैलियम मैं अभी मत लिखना, मैं समझा रहा हूं। गैलियम बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। क्या ये सही बात है? सब लोग बोलो, बोरोन फैमिली में गैलियम फोर्थ पीरियड में है। हाँ, अब फोर्थ पीरियड में है तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट होता है तो लिखो यहां पे, इन फोर्थ पीरियड डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट अकर्स। फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट अकर होता है, मतलब फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? n-1d में। सो इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1d। ये बात ठीक है भाई? गैलियम कहां है? फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में क्या है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है। अब n-1d इलेक्ट्रॉन जो है इट हैज पुअर शील्डिंग। n-1d इलेक्ट्रॉन जो है इट हैज पुअर शील्डिंग। n-1d इलेक्ट्रॉन का क्या है? पुअर शील्डिंग। तो शील्डिंग पुअर है यानी कि रिपल्सन पुअर है। रिपल्सन पुअर है मतलब अट्रैक्शन अच्छा है। अट्रैक्शन अच्छा है मतलब साइज छोटा हो जाएगा। देखिए पुअर शील्डिंग, सो जब पुअर शील्डिंग होगा, सो देखो क्या हम इसको लिख सकते हैं? Z इफेक्टिव अच्छा है और शील्डिंग कमजोर है।
भाई पुअर शील्डिंग का मतलब यही हुआ ना। और जेड इफेक्टिव ग्रेटर देन शील्डिंग, तो क्या मैं लिख सकता हूं अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्सन, और अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्सन को लिख सकता हूं मैं साइज डिक्रीजेस। इसलिए क्या होता है, बोरोन से बड़ा होना चाहिए एल्युमिनियम, बट हो जाता है गैलियम। गैलियम का साइज छोटा हो जाता है, क्यों? पुअर शील्डिंग। गैलियम का साइज छोटा क्यों हुआ? बिकॉज इसमें डी में इलेक्ट्रॉन है और डी का इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग करता है। पुअर शील्डिंग होने से अट्रैक्शन बढ़ गया, रिपल्सन कमजोर हो गया, पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग हो गया, एल्युमिनियम से भी छोटा हो गया। अब फिर आते हो इंडियम और फिर आते हो थैलियम। ध्यान देना, गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। जनरली क्या होना चाहिए, नीचे जाने पे साइज बड़ा होना चाहिए, बट गैलियम का साइज क्या हो गया, छोटा। रीजन बताओ। गैलियम फोर्थ पीरियड में है, फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है तो n-1d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, n-1d का इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग करेगा, पुअर शील्डिंग करेगा तो रिपल्सन कमजोर हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्सन कमजोर, साइज कम हो जाएगा। अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्सन कमजोर, साइज छोटा हो गया। इसलिए गैलियम का साइज छोटा हो जाता है बोरोन फैमिली में। अब देखो किस वजह से साइज छोटा हुआ, डी ब्लॉक की, डी इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग से। डी इलेक्ट्रॉन को क्या मैं ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन बोल दूं, तो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग से साइज छोटा हुआ है, इसी को कहा जाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। फिर से ध्यान देना, गैलियम का साइज एल्युमिनियम से भी छोटा हुआ। होना क्या चाहिए था, जनरली होना तो ये चाहिए था, नॉर्मल ऑर्डर तो ये था, पर नॉर्मल ऑर्डर ये नहीं होता। गैलियम का साइज एल्युमिनियम से भी छोटा हो जाता है। रीजन, इसमें लग रहा है पुअर शील्डिंग। क्यों? क्योंकि इसमें जा रहा है इलेक्ट्रॉन डी में। क्यों डी में जा रहा है? क्योंकि इससे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट है? फोर्थ पीरियड है। गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा हो गया, रीजन इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, गैलियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड में n-1d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, n-1d की होती है पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग का मतलब अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्सन कम, अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्सन कम, साइज कम। ठीक बात है, इसी को कहते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। लिखो यहां पे, इसी में आ जाएगा साइज ऑफ गैलियम, size of gallium is less than aluminum. Size of gallium is less than aluminum because of transition contraction. अब ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग ऑफ, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन। डी हमेशा n-1 में आता है। पुअर शील्डिंग ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन इन गैलियम इज नोन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। पूरे पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, छोटा होना। तो गैलियम का साइज सिकुड़ा ही तो है, छोटा ही तो हुआ है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है क्योंकि ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की वजह से छोटा हुआ है साइज। पुअर शील्डिंग ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन, इसी को लिखा जा सकता है पुअर शील्डिंग ऑफ ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन। बोरोन फैमिली में एल्युमिनियम और गैलियम में एक्सेप्शन आपने देखा। रुक जाओ अभी यहीं तक, अब ध्यान से यहां देखो। एल्युमिनियम और जो एल्युमिनियम का तो हो गया, यहां पे तो हमने देख लिया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। इंडियम और थैलियम में भी जनरली क्या होना चाहिए? जनरल ऑर्डर, नीचे जाएगा तो साइज बड़ा होना चाहिए, काफी बड़ा होना चाहिए, बट ऐसा देखा गया हल्का साइज से बड़ा है। हल्का साइज से बड़ा होता है, ये बड़ा होता है बट एकदम हल्का। बट मैं कह रहा हूं इसमें 5 सेल है, इसमें 6 सेल है, अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए साइज में। एक 5 सेल, एक 6 सेल है, साइज बड़ा होना चाहिए। बट इससे थोड़ा सा ही बड़ा है थैलियम, हल्का सा ही बड़ा है। लिखा जाता है ऑलमोस्ट इक्वल, लिखा जाता है इंडियम और थैलियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, हल्का सा बड़ा है। रीजन ध्यान से देखना, 6th पीरियड में, 4th पीरियड में क्या था?
डी ब्लॉक। 6 पीरियड में क्या आता है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? n-2f में। अगर इलेक्ट्रॉन n-2f में है तो क्या वो भी पुअर शील्डिंग दिखाएगा? और क्या वहां भी रिपल्सन कमजोर हो गया? क्या वहां भी अट्रैक्शन बढ़ गया? तो अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से थैलियम भी, अट्रैक्शन बढ़ गया ना तो साइज छोटा हो गया। लेकिन बहुत छोटा नहीं होता, इतना छोटा नहीं होता कि इंडियम से ऊपर चला जाए, इसके बराबर बराबर आ जाता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप नेक्स्ट, ये तो लिख लो पहले, आप पहले लिख लो फिर लिखाता हूं। बोरोन फैमिली में दो एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन यहां है जिसको हम बोलते हैं टीएस, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एक एक्सेप्शन यहां है जिसको हम बोलते हैं एलएस, जिसको बोलते हैं लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। टीएस क्यों आएगा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? साइज ऑफ गैलियम लेस देन एल्युमिनियम। लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? साइज ऑफ इंडियम इज ग्रेटर देन थैलियम बट इसको लिखो, वेरी लेस डिफरेंस। इन दोनों में बहुत कम का डिफरेंस होता है, एकदम थोड़ा सा बड़ा होता है, जबकि होना चाहिए था अच्छा खासा बड़ा, बट होता है कम बड़ा। उसका रीजन है लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले लिख लो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। पहले मैंने यहां समझाया है आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं आगे समझाऊंगा लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वो दूर चला गया उससे, उसमें पी के इलेक्ट्रॉन भी आने लगे। गैलियम में क्या है? इससे पहले सारे डी के इलेक्ट्रॉन है, बट इससे ग्रुप 14 में चले जाओगे तो इससे पहले क्या आ गया? पी के इलेक्ट्रॉन आ गए। और पी के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग नहीं होती है, एस और पी की अच्छी शील्डिंग होती है। तो ये जो है केवल ग्रुप 13 में लगता है और कहीं नहीं लगेगा। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ग्रुप 13 में, वो भी केवल यहां पे। लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन में ग्रुप 13 में यहां पे और भी आएगा लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पहले आइए लिखते हैं लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बोरोन, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम और थैलियम। वेरी लेस डिफरेंस इन साइज, वेरी लेस डिफरेंस इन साइज ड्यू टू लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आइए रुको। थैलियम बिलोंग्स टू 6th पीरियड। थैलियम कहां आता है? 6th पीरियड में। उसके बाद अगर थैलियम 6th पीरियड में आएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इन 6th पीरियड एफ ब्लॉक एलिमेंट अकर्स। 6th पीरियड में क्या होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट अकर्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट अकर होने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-2। इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-2 f orbital and f electron has poor shielding। f इलेक्ट्रॉन की भी पुअर शील्डिंग है। पुअर शील्डिंग यानी कि z इफेक्टिव अच्छा है, शील्डिंग तो पुअर हो गई, यानी कि अट्रैक्शन तो अच्छा है, रिपल्सन कमजोर हो गया, यानी कि साइज कम हो गया।
सब लोग इधर फोकस करना एक बार। सबसे पहले मैं बताया ग्रुप नंबर 13 में, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। फोर्थ पीरियड में इससे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट आता है। डी ब्लॉक एलिमेंट आता है तो इलेक्ट्रॉन n-1d में जाएगा। n-1d का इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग है। जब जब पुअर शील्डिंग होगा साइज कम हो जाएगा, इसलिए गैलियम का साइज कम हो गया। इंडियम और थैलियम में ये फिफ्थ पीरियड है और ये सिक्स्थ पीरियड है। सिक्स्थ पीरियड में इससे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन n-2f में जा रहा है। एफ का इलेक्ट्रॉन भी पुअर शील्डिंग है और हेंस इसका भी साइज कमजोर हो जाता है, इसका भी साइज कम होता है, ऑलमोस्ट इंडियम के बराबर हो जाता है। यहां पे साइज कम होकर छोटा हो गया, यहां पे साइज कम होकर ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। हुआ क्लियर? जल्दी लिखो आप इसको फटाफट से। हो गया? हो गया? अब ध्यान से इधर देखो, ये वाला बोरोन फैमिली में, अब इसको मैं इरेज करता हूं। बोरोन फैमिली में वापस से एक बार ध्यान से देखेंगे, वापस से सब लोग बोर्ड पे। बोरोन फैमिली में सेकंड और थर्ड एलिमेंट में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। सिक्स्थ और सेवेंथ, फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट में क्या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहां कहां के बीच में लगता है? क्या थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में लगता है? या फिर सीधा लिखो, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों लगता है? फोर्थ पीरियड की वजह से। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों लगता है? सिक्स पीरियड एलिमेंट की वजह से। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन यहां लगता है गैलियम में फोर्थ पीरियड में। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां लगता है सिक्स पीरियड में। क्यों लगता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा होता है। यहां क्यों लगता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा होता है। इन दोनों की क्या पुअर शील्डिंग है, और जब जब पुअर शील्डिंग होगी साइज छोटा हो जाएगा। छोटा होके एल्युमिनियम से भी छोटा हो जाता है, यहां छोटा होके ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे साइज पूछे तो हल्का सा इंडियम से बड़ा ही होता है वो, ठीक है, हल्का सा बड़ा होता है। चलिए, तो अगर आपसे कोई बोरोन फैमिली का साइज ऑर्डर पूछ ले तो अब आप बता पाओगे? अगर कोई आपसे पूछ ले तो बोरोन, फिर क्या हो जाएगा? गैलियम, फिर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, फिर क्या हो जाएगा? इंडियम, हल्का सा छोटा थैलियम। इसी में बस इसको ध्यान से देखने के लिए यहां पे लग रहा है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे लग रहा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखना, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जलाते हो? इसी के बाद गैलियम आता है, ठीक है। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूदो, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इराक की तरह पिटाई और होगी। ध्यान से देखेंगे, बड़े प्यार से, गौर से देखो। जो ग्रुप 4 से 12 है, मैं 3 की बात ही नहीं कर रहा, ग्रुप 4 से ग्रुप 12 की बात कर रहा हूं, G4 से G12, ठीक है। इसमें क्या होता है, नीचे जाओगे तो साइज तो बड़ा ही होगा भाई, हम पढ़े हैं ना, टॉप से बॉटम जाने पे साइज बड़ा होता है। बट सिक्स्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड वालों की साइज बराबर होती है। अब सिक्स पीरियड की साइज कम होकर फिफ्थ पीरियड के बराबर क्यों है, बताने की जरूरत है। ये सिक्स पीरियड वालों की साइज बड़ी होनी चाहिए ना, बट इसकी साइज कम होकर बराबर हो गई। अगेन सिक्स पीरियड का है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ में इलेक्ट्रॉन जाएगा, पुअर शील्डिंग होगा। पुअर शील्डिंग की वजह से ग्रुप 4 से 12 में, ग्रुप 4 से 12 में पीरियड नंबर 5 का साइज इज सिमिलर टू पीरियड नंबर 6 का साइज। रीजन बता पाओगे? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अगर कोई आपसे पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जाए और एफ के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग हो जाए, इसी को क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? एफ के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग, एफ के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं इनर एफ के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग, सही है गलत है? ऑब्वियसली ना, डी में भी n-1 इनर है, एफ में भी इलेक्ट्रॉन n-2 इनर है, तो इनर एफ के इलेक्ट्रॉन, या फिर सीधा लिखो इसमें, इनर एफ के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग
की वजह से साइज कम होना इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आज के लिए इतना काफी है। तो पूरे पीरियड का साइज आपके स्क्रीन पे है, पूरे ग्रुप का साइज आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। इसके बाद अब आता है कंपैरिजन ऑफ द साइज। दे देगा मैग्नीशियम और दे देगा टिन, साइज कंपेयर करिए। दे देगा आपके पास कैल्शियम और दे देगा उधर ऑक्सीजन, कंपेयर करिए। तो ऐसे कंपैरिजन के सवाल नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। फिर आयोनिक रेडियस, उसके कंपैरिजन के सवाल नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, उसके सवाल नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। तो अभी 3 टॉपिक और बचा है एटॉमिक रेडियस में, और फिर कम से कम 50-60 सवाल और बचा है इसमें करने के लिए, ठीक है। तो हम करेंगे आपको अगले टर्म में। थैंक यू।